वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज सैटरडे है और हर सैटरडे हमारी एकेडमी में हम ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो बिफोर वी विल स्टार्ट द टेस्ट, हम आज का एक लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। पढ़ाते हुए आज गला भी बैठ गया है, लेकिन हम फिर भी पढ़ाएंगे क्योंकि आपका सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है और किसी किसी बच्चे का हो सकता है ये आखिरी चांस हो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होने का, क्योंकि एज इसका 18 से 28 है। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप इसमें एज रिलैक्सेशन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो इस वगैरह में परेशान हैं। होपफुली अगर हो सकता है तो एंड टाइम पर भी ये मौका मिल सकता है बच्चों को। बहरहाल हम आपको पढ़ा रहे थे ग्रामर और उसमें हमने पढ़ाया आपको आर्टिकल्स। लेक्चर नंबर 3 आर्टिकल्स का हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आर्टिकल में हम जो है वो द के बारे में पढ़ रहे थे बहुत डिटेल के साथ कि कहाँ कहाँ पर हमें आर्टिकल द लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिख सकते हैं, किन किन जगहों पर आर्टिकल द लिखने की हमें इजाजत है और कहाँ मना किया जा रहा है। तकरीबन इसके बहुत इंपॉर्टेंट 5 से 6 रूल्स हमने 2 लेक्चर्स में आपको पढ़ाए हैं और समझाए। जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लीज पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि आपको विस्तार से समझ में आए क्या क्या मोतियां मैंने आपके सामने रखी है। तो आज द के ऊपर मजीद जिक्र करेंगे और बताएंगे आपको इसका 6th रूल क्या है, कहां हम द को लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि दुनिया में जितने भी रिलीजियस बुक्स है, सेवेंथ रूल है ये, कोई मसला नहीं। चाहे रिलीजियस बुक्स, दुनिया में जितने भी रिलीजन्स है, सभी के रिलीजन्स का हमें एहतराम करना चाहिए अगर हम पढ़े लिखे हैं तो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का यही मकसद है कि वी शुड बी ऑल राउंड डेवलप्ड। हमारी सोच में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत हो। ऑलवेज प्रमोट द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड म्यूचुअल हार्मनी। अब सुनिए, जितने भी दुनिया में रिलीजन्स है, जितने फेथ है, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सभी के अपने अपने अकायद है, बिलीफ्स है, और सभी की अपनी अपनी रिलीजियस बुक है, होली स्क्रिप्चर्स इन्हें कहते हैं। तो जितने भी रिलीजन्स की होली बुक्स है, सैक्रेड बुक्स है, ग्लोरियस बुक्स है, उन सभी के साथ आर्टिकल द लिखना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फेथ। ये नहीं कि हमारा अपना है तो हम द लगाएंगे, दूसरे का नहीं लगाएंगे। इस तरह की सोच ना रखी जाए, बल्कि ग्रामर ये कहती है कि आपको क्या करना है, ऑल रिलीजन्स की होली बुक्स के साथ आपने आर्टिकल द लिखना है। मैं लिखूंगा द कुरान, द बाइबल, द गीता, द गुरु ग्रंथ, और भी जो रिलीजन के बुक्स है सभी के साथ आप लिखेंगे द। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी हमेशा। अच्छा सर, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, आपके पास क्या नया है, क्या यूनिक है इसके अंदर आप जो बताने वाले हैं? व्हाट इज द यूनिकनेस, वो देखिए। ये रूल आपने नहीं पढ़ा हो जो आप पढ़ाने में लगा। एक्सेप्शन टू दिस रूल, इस रूल की एक्सेप्शन है। मैं अपनी बात करने में कंफर्टेबल हूं, मैं अपने रिलीजन की बात करूंगा पहले। देखिए, हमारे इस्लाम में हमारा बिलीफ है कि जो होली कुरान है, इसे किसी ने भी दुनिया में लिखा नहीं है। इट हैज नॉट बीन रिटन बाय एनी पर्सन ऑन द ग्लोब, रादर इट इज अ डिवाइन क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। ये रब की तरफ से रेवल्यूशंस थ्रू द एंजल्स आया करते थे, देन इसको बाद में नोट डाउन किया जाता था। जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पे जो रेवल्यूशंस आती थी, जो अल्लाह की तरफ से पैगाम थ्रू द फरिश्तों के थ्रू, एंजल्स के थ्रू आता था, वो रिकॉर्ड होता था। और इस पर अंग्रेजों ने रिसर्च भी करी है, क्योंकि आप देखिए एक समुंदर है, होपफुली द मेडिटेरेनियन सी, वहां देखिए आप 2 तरह के, इस तरह से आपको मड वाला पानी दिखे, इस तरह साफ दिखेगा,
कुरान शरीफ में 1500 साल पहले लिखा है कि हमने एक ऐसा समुंदर बनाया है जहां पर दो दरिया है, दो समुंदर के दो पानी है, हम उन्हें कयामत तक मिक्स नहीं करने देंगे। आप भी देखिएगा गूगल पे सर्च करके कि ये ऑलरेडी कुरान शरीफ में लिखा है। इफ इट वुड बी रिटन बाय मैन ऑन द अर्थ, तो ये खबर कैसे आ सकती थी? इंसान तो इतना प्रोडिक्शन नहीं कर सकता है। तो इट इज द वर्ड्स ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह। बहरहाल, तो ये जो होली बुक है इसका कोई दुनिया में लिखने वाला नहीं है, ये एक रूल। दूसरा, जिन जिन होली बुक्स के ऑथर्स मौजूद है, अब मान लीजिए कुरान शरीफ के बाद जो बाकी हमारी बुक्स है, हदीस शरीफ की किताबें हैं, उनके ऑथर्स मौजूद है। अब ग्रामर कहती है जिन जिन रिलीजियस बुक्स के ऑथर्स में प्रेजेंट है, अगर आप उन रिलीजियस बुक्स का ऑथर के साथ नाम लगाओगे तो फिर रिलीजियस बुक के साथ आर्टिकल द नहीं लिखना है। इट इज अ वेरी यूनिक रूल जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, मैं लिखूंगा यहां पे इमाम बुखारीज एपोस्ट्रोफियस, बुखारी शरीफ, ये बुक का नाम है। एक लिखने वाले बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर है इमाम बुखारी, मैं लिखा है इमाम बुखारीज एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफी का मतलब इनकी, बुखारी शरीफ। अब अगर मैं विदाउट द ऑथर बुखारी शरीफ का जिक्र करता, मैं लिखता द बुखारी शरीफ इज रिटन बाय इमाम बुखारी, उस टाइम द लिखता, बिकॉज रिलीजियस बुक का ऑथर प्रेजेंट है और मैंने रिलीजियस बुक का नाम लिया विदाउट द ऑथर, तब आगे द आएगा। लेकिन जब मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाकर रिलीजियस बुक का नाम लिखूंगा तब आर्टिकल द नहीं लगा सकते। ये बहुत जबरदस्त रूल है, नाजुक रूल है। अच्छा चलिए, यहां तो मैंने बात करी है बुखारी शरीफ की, और एक बुक की बात करते हैं। ये जो बुक्स है, जैसे मैंने कहा कुरान शरीफ है, इसका कोई ऑथर ही नहीं है, तो मैं नहीं लिख सकता, ऑथर का नाम ही नहीं, तो मैं क्या लिखूं? समझ रहे हैं? तो ये डायरेक्टली द आएगा। अब मैं करूंगा रामायणा एक होली बुक है, इस बुक के लिखने वाले का नाम है वाल्मीकि जी। देखो ये मेरा अदब है जो मैं वाल्मीकि जी लिखता हूं, हालांकि इंग्लिश में अगर ऑथर का नाम देखोगे तो वहां जी लिखा नहीं है, पर आपको मैं तहजीब सिखा रहा हूं। जब भी किसी की बात करें जो होली पर्सन्स होते हैं, जो बड़े एक अजीम लोग होते हैं जिन्होंने रिलीजियस बुक्स लिखी है, उनका अदब से नाम लेना चाहिए। तहजीब इसी को कहते हैं, समझ रहे हैं आप? बड़ी बात ये नहीं है कि बेटा जिसको हम फॉलो करें उनका अदब करें, वो तो बाय नेचर है। हम जिस बिलीफ को फॉलो करते हैं उसमें जो होली पर्सनैलिटीज है, ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है, इज्जत है, सम्मान है, आदर्श है। बात तो तब बड़ी है कि मियां जिन्हें आप फॉलो नहीं करते उनका अदब करें। दिस इज एजुकेशन, ये तहजीब होनी चाहिए। आप समझ गए? अब सुनिए आगे, वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण। अब मैं लिखूंगा वाल्मीकि जी डैश रामायण, तो यहां पर जो है वो द नहीं आएगा, क्योंकि यहां ऑथर का नाम पहले आया है, फिर रिलीजियस बुक का नाम आया है। अगर मैं लिखूंगा डैश रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि जी, द रामायण आएगा, बिकॉज एट दैट टाइम ऑथर का नाम मौजूद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये रूल बेमिसाल तरीके से समझ में आया होगा। तो रिलीजियस बुक कोई भी दुनिया में हो, आर्टिकल द लिखना ही लिखना है, लेकिन जिन जिन के ऑथर्स मौजूद है अगर वो भी उस सेंटेंस में आए एपोस्ट्रोफी के साथ, तो आर्टिकल द नहीं लिखे। ये रूल आपको समझ में आया? 8वें रूल की तरफ आते हैं। मैंने पिछली बार 6 रूल पढ़ाए थे, 7वां पढ़ाया, अब 8th रूल की तरफ में आने लगा हूं। साफ साफ से नोट्स बनाने हैं ताकि आपको इस इंग्लिश की क्रीम क्वालिटी का अंदाजा हो जाए कि भैया जो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं था, सर ने वो चीजें मुझे सिखाई है। देखिए ध्यान से, रूल नंबर 8। दुनिया में हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती है, जगहें होती है जिन्हें तारीख महफूज रखती है, हिस्टोरिकली जिन्हें एक प्रिजर्व करा जाता है, जिन्हें हिस्टोरिकली महफूज रखा जाता है। बल्कि उसके लिए एक्ट भी लाया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को मैलाइन करे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, उसके दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस।
हिस्टोरिकल फिगर्स, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है, अगर उनमें कोई छेड़खानी करे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मिसाल के तौर पर ताजमहल बनाया, इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, समझ रहे हैं आप? तो अगर ताजमहल को कोई छेड़छाड़ करेगा, सीधा ऑफेंस, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये हिस्ट्री ने इसको प्रिजर्व कर रखा है। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बिल्कुल खामोशी के साथ पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस जितनी भी है, इसमें भी ये नहीं देखना होता है कि मेरी कौन सी प्लेस है, आपकी कौन सी प्लेस है, ये मेरी आपकी नहीं है। सोच को बड़ा रखना है, समझ रहे हैं आप? हिस्टोरिकल प्लेसेस जितनी भी दुनिया में है, जिन्हें हिस्ट्री ने प्रिजर्व रखा है, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो उनको कलर पेंट वगैरह करता रहता है। जलियांवाला बाग, इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, समझ रहे हैं आप? हिस्ट्री ने प्रिजर्व कर रखा है। आप अगर गए होंगे तो आप देखेंगे वहां जो जनरल डायर, उस गोरे ने जो गोलियां जलाने का हुक्म दिया, वहां बुलेट्स के ऊपर निशान बना के उनको डब्बों में रखा गया है ताकि वो हिस्ट्री प्रिजर्व करे। वो जो कुआं है जिसमें वो लोग जान बचाने की खातिर उसमें कूद पड़े, वो कुआं भी उसको प्रिजर्व कर रखा हुआ है, समझ रहे हैं आप? अब जरा देखो, अगर मैं लिखूंगा जलियांवाला बाग तो मैं लिखूंगा द, बात समझ में आ रही है? क्यों लिखा था? बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस। द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द सन टेम्पल, समझ रहे हैं? द जामा मस्जिद दिल्ली, हिस्टोरिकल प्लेस। मस्जिदें तो बहुत सारी दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों हैं, लेकिन कोई हिस्टोरिकल है। जामा मस्जिद श्रीनगर, हिस्टोरिकल प्लेस, समझ रहे हैं आप? ये हिस्ट्री ने इनको प्रिजर्व कर रखा हुआ है, आप समझ रहे हैं? याद रखने की बातें हैं। तो जितने भी होंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस, द गोल्डन टेम्पल, द सन टेम्पल, द जामिया मस्जिद दिल्ली, बात समझ में आ रही? These are all historical places. The ताजमहल, the रेड फोर्ट। अच्छा, जितने भी दुनिया में हमारे फोर्ट्स अवेलेबल है, फोर्ट समझते? किला। फोर्ट क्या था? पुराने बादशाह वहां पर रहते थे और ये एक प्रिजर्व्ड एरिया होता था। इसमें बादशाह के सिपाही वगैरह पूरा एक मोर्चा संभाल के रखते थे ताकि कोई हमारे टेरिटरी में ना आ सके, समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ बहु फोर्ट, अखनूर का फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट, पता होना चाहिए आपको हमारे फोर्ट्स कितने हैं। आप मुझे यूं देख रहे हैं जैसे आपको लगता है कि सर कोई हिस्ट्री नहीं पता है, समझ रहे हैं आप? रेड फोर्ट, जहां पर हम सलामी देते हैं, समझ रहे हैं आप? तो रेड फोर्ट हो गया, और बोलो बहु फोर्ट हो गया, और हो गया आपका अखनूर फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट। इन सभी की से आएगा द, समझ रहे हैं आप? ये हिस्टोरिकल प्लेसेस बताए मैंने। और होते हैं, उनको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है, एक तो प्लेस, ये तो प्लेस मैंने जिक्र किया, कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो हिस्ट्री में एक अलग प्लेस रखते हैं। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में ताजमहल है ना? 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में द ताजमहल, द कुतुब मीनार, बात समझ आ रही? मेरे आप ये देखो, आज भी हम इन बिल्डिंगों के ऊपर फख्र करते हैं। तो जिन बिल्डिंगों के ऊपर हम फख्र हमेशा करते हैं, हम हिंदुस्तानी लोग, तो सोचना चाहिए कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके बनाने वालों की छवि को खराब करना चाहते हैं। हिस्ट्री में कुछ लोगों ने झूठ फैलाया कि शाहजहां ने लगभग 1400 उन लोगों के हाथ काट दिए। ये को अकल ही नहीं इसको मानती है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल?
आप समझ रहे हैं? तो ये असल में बड़ी हस्तियों के ऊपर ना वो उनके इमेज को खराब करने की कोशिश करी जाती है, बल्कि इस पर न्यूज आर्टिकल छपे हुए हैं कि ये सब कुछ जो है ये फर्जी, इट इज ए फिक्टिशियस कहानी। कोई भी लॉजिकल बंदा ये सोच ही नहीं सकता 1400 लोगों के हाथ कैसे काटे जाएंगे। अब अंदाजा लगाइए, मतलब एक रैशनल माइंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए झूठी कहानियों में भरोसा कभी कभार अपने आप पर भी सोचना चाहिए कि यार ये सच होगा या गलत हो। बहरहाल हिस्ट्री इसीलिए जो है डिस्प्यूटेड होती है, कोई अपने हिसाब से लिखता है, कोई अपने हिसाब से लिखता है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट मैथ है, टेंशन ही नहीं, उसमें डिस्प्यूट ही नहीं है। अब सुनो ध्यान से, यहां तक समझ में आया? ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें मैंने कुछ रिलीजियस प्लेसेस को भी इंक्लूड कर दिया है। वो रिलीजियस प्लेसेस जिनकी हिस्ट्री में एक प्रेजर्वेंस है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। तो ये आपने नोट करना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। शाबाश। आपने यहां तक इसको नोट करा है। अभी तक हमारे कितने रूल हुए? 8 9th वन। देखिए दोस्तों, ये सब समझने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंच गए कि आर्टिकल द हम वहां लिखते हैं जो चीजें बड़ी खास हुआ करती है और जो यूनिक होती है। लेकिन मैंने कल आपको बताया था यूनिक होने के लिए आर्टिकल द जरूरी नहीं है। माउंट एवरेस्ट दुनिया में अकेला है, उस जैसा हाईएस्ट पीक कोई नहीं है। बिसाइड्स द फैक्ट इट इज हाईएस्ट, तब भी जाकर हम उसके साथ आर्टिकल द नहीं लिख सकते हैं। तब भी हम उसके साथ आर्टिकल द नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है? आइए मैं बात करता हूं ग्रामर के कहते जो यूनिक चीजें होती है, यूनिक, जिसका कोई जीरोक्स नहीं होता है, जिसकी कोई कॉपी नहीं होती, उनके साथ लगाओ आर्टिकल द। मैंने कहा कैसे? खास सुनो, दुनिया में बहुत सारी आबादी है। मैंने कहा है का पूरी दुनिया देखो, अब यूनिवर्स ले लो, आप वर्ल्ड नहीं यूनिवर्स ले लो। यूनिवर्स में आप देखिए हमारे पास एक सूरज है जो अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया को रोशनी देता है, सन। ये जो सन है इट इज एक्चुअली स्टार। स्टार वो होता है जिसकी रोशनी अपनी आप होती है। प्लैनेट वो होता है जो स्टार के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट पर। जैसे हमारी ये अर्थ, इट इज डिपेंडेंट ऑन सन। लोग कहते हैं आंखों में रोशनी होती है, मैं कहता हूं नहीं होती है। हमारी आंखें सिर्फ महसूस कर सकती है रोशनी है या नहीं। जब रोशनी है तो दिखता है, नहीं अगर आंखों में अपनी रोशनी होती तो ये आउल की तरह हमें रात में भी दिखता है ना, तो हमें रात को दिखता थोड़ी है। सन दुनिया में एक है, बोलो ना जी, दूसरा सन तो नहीं है। सिंस इट इज यूनिक कहते लगाओ द सन, द अर्थ, द प्लूटो, द मून, ये जितने भी इसको बोलते हैं हेवनली बॉडीज। इसका दूसरा नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। जो हमारी फिजाओं में, स्पेस में जो बॉडीज होती है, सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहते हैं। इनके साथ आर्टिकल द लगाना है। अब बात सुनेंगे मेरी आप, ये जो मून है ना, दोबारा सुनिएगा, मून जो है इट इज ए नेचुरल सैटेलाइट। क्या बोलो? सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट वो एक ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के इर्द गिर्द रोटेशन और रेवोल्यूशन करता है। सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। मून रब की तरफ से है, इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। लेकिन जो हम यहां से जमीन से भेजते हैं फजाओं में, वो आर्टिफिशियल है। मिसाल के तौर पर हमने चंद्रयान को भेजा, बोलो ना जी। अभी हम भारतीयों के, हिंदुस्तानियों के लिए फख्र यह है कि सबसे पहला देश हमारा है जो मून के साउथ पोल पे पहुंचा।
पहुंचे ना हम, समझ रहे हैं आप लोग? अब नेचुरल सैटेलाइट, समझ रहे हैं आप? नेचुरल सैटेलाइट मून है, लेकिन जो चंद्रयान है वो क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो चाहे नेचुरल सैटेलाइट हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिकल द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द अपोलो, द चंद्रयान। समझ रहे हैं आप? ओके, बहरहाल यहां तक मैं समझ गया, जो अकेला होता है, यूनिक होता है, उसके साथ आर्टिकल द लगाना है। लेकिन इस रूल में एक्सेप्शन है। क्या बोलो? अब देखो, ग्रामर पढ़नी है तो जम के पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि बंदा ऊपर ऊपर से पढ़ेगा। अब मैंने आपको रिलीजियस बुक्स का रूल बताया था, ऑथर का नाम आता है एपोस्ट्रोफी में, आप एकदम द लगा के आते। वाह सर, हम तो पढ़ के है ना। अब सुनिए, यहां एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन रूल का ये देखो, हम सभी का बिलीफ है कि इस दुनिया को बनाने वाला क्रिएटर एक ही है। हम सबका खालिक और मालिक रब है। हम मानते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और एक ही रब है जो पूरी कायनात को जिसने बनाया है। समझ रहे हैं आप? हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर है, उनसे किसी ने पूछा कि हर चीज का बनाने वाला कोई ना कोई होता है, तो ये बताओ कि आप बोलते हो सूरज को रब ने बनाया, फलां चीज को रब ने बनाया, ये रब को किसने बनाया? सवाल ही पूछा था मौलाए कायनात से, हजरत अली से रज़ी अल्लाह अन्हु। फरमाया, आप मुझे, जो उसने सवाल पूछा उससे कहा आप काउंटिंग गिनो 10 से, मगर रिवर्स में गिनना है। वो गिनता गया, बोलो 1, उसके बाद क्या है? कहा कुछ नहीं। सेम इज द आंसर फॉर रब। समझ रहे हैं आप? काउंटिंग गिनो आप, गया 4 3 2 1, बोलो अब क्या है? बोलो कुछ नहीं। सेम इज द केस। अब सुनिए, गॉड जो है ये एक्सेप्शन है। ऑल्दो कि हम मानते हैं कि हमारा क्रिएटर एक है, खालिक एक है, लेकिन स्टिल इसके साथ आप द नहीं लगा सकते, द गॉड नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं आप? मैं घर की बातें नहीं सुना रहा हूं, ग्रामर सिखा रहा हूं जो अपडेटेड है। तो द गॉड नहीं होता है। आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन द गॉड। क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सभी के मज़ाहिब का एहतराम होना चाहिए। We should have respect for all religions, ठीक है ना? अपना जहन साफ रखना है, अदब जरूरी है। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स होते हैं जहां पर लोग जिस रिलीजन के, जिस फेथ के मानने वाले मानते हैं कि जहां पर कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल गॉड्स है, जो एक खुदा नहीं बल्कि बहुत सारे खुदाओं में यकीन रखते हैं। ऐसे बहुत सारे फेथ है दुनिया में। तो चूंकि उनका मानना है कि गॉड एंड गॉडेसेस है, तो दैट इज द एक्सेप्शन कि यहां पर हम इसके साथ द नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूं, हेवन है, हेवन मीन जन्नत, जन्नत है, और दूसरा है हेल, जहन्नम है। हेवन और हेल, ये जो हेवन है, हमारी मान्यता है कि हम मानते हैं, देखो मैं अपनी बात करूंगा, हम मानते हैं जन्नत जो है वो एक नहीं, उसके 7 अलग अलग दरवाजे हैं। प्यारे दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे कि बिलीफ्स की हम बात कर रहे थे कि जहां पर लफ्ज गॉड का आएगा, जीओडी गॉड, कैपिटल में, कैपिटल जीओडी अगर आएगा तो हम आर्टिकल द नहीं लिखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारी मान्यता है, हम मानते हैं कि जन्नत एक नहीं बल्कि उसके 7 कंपोर्टमेंट्स अलग अलग है, अलग अलग डिविजन्स है। इसी तरीके से जहन्नम, इसके हम मानते हैं इसके 8 है, इसके 7 है, अलग अलग लेवल्स है। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से जो क्रिश्चियंस है उनके अंदर भी इस बिलीफ को देखा जाता है। अब चूंकि जहां पर डिवीजन ऑफ बिलीफ है, जहां पर बिलीफ अलग अलग है, वहां पर चूंकि ये जन्नत एक नहीं है, जहन्नम एक नहीं है, देयर इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन की वजह से द हेवन नहीं आएगा, द हेल नहीं आएगा।
हेवन के साथ भी आप द नहीं लिख सकते और हेल के साथ भी। कुछ बहुत बदतमीज लोग आपने देखे होंगे समाज में जो कहते हैं गो टू द हेल। बहुत बुरी बात है ये बताने वाला खुद एक नंबर का बड़ा बदतमीज होता है। बंदे को अच्छी दुआ नहीं दे सकता, बददुआ क्यों देता है? मुंह में कीड़े पड़ेंगे क्या? अच्छी बातें करो। बहुत से लोग देखो जुबान पर चढ़ा हुआ है, बहुत से ऐसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं मैं ले नहीं सकता, तहजीब से आ रही लोग, आदत है जुबान पर बोलने की। मतलब इससे आपको क्या लगता है आपको अवार्ड मिलने वाला है? जो आप पढ़े लिखे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, हमेशा कोई ऐसा वर्ड अपना तकिया कलाम मत बनाए जो आप फ्रीक्वेंटली बोलेंगे, इससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी। तो बहरहाल यहां तक हम समझ गए, गॉड के साथ दा नहीं आएगा, हेवन के साथ दा नहीं आएगा, हेल के साथ दा। लेकिन ग्रामर कहती है एक वर्ड है ऑलमाइटी, इस ऑलमाइटी वर्ड के साथ आपको हमेशा दा लगाना पड़ेगा। ऑलमाइटी इज द सुप्रीम पावर, द ऑलमाइटी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। ठीक है, हम अक्सर खुद भी बोलते हैं, अगर मुझे बोलना हो इंग्लिश में तो आई ऑलवेज से ऑलमाइटी। गॉड के अंदर जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, इसके अंदर खुद बखुद 3 लोग मौजूद है। तो समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? एक्सेप्शन टू द रूल। तो ऑलमाइटी सुप्रीम, उससे ऊपर कोई नहीं। ये एसबीआई के क्वेश्चन में सवाल आया था, ऑलमाइटी इज रिलेटेड, ऑलमाइटी के साथ दा आएगा। ठीक है जी। 2 चीजें हमेशा आपने मेरी याद रखनी लाइफ में। अगर आप तरक्की चाहते हो, अगर आप हमेशा मोहब्बत का दर्ज देने चाहते हो, 2 काम कभी नहीं कर रहे लाइफ में, ना पॉलिटिक्स में डिस्कशन करनी, ना रिलीजन पे करनी। ये बात आपने मेरी बात आज पल्ले बांध के रखनी है कि सर जी ने आपने नसीहत करके रखी है लाइफ में कि 2 काम हम कभी नहीं करेंगे। आप प्रॉमिस करो मेरे साथ पूरी जिंदगी 2 काम करने ही नहीं जिंदगी में, ना पॉलिटिक्स में डिस्कशन करनी, ना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनमें अक्सर झगड़े होते हैं। अक्सर कोई आप बोलेगा रिलीजन के बारे में बात करें, कोई बात नहीं बेटा, शायरी अगर करनी चाहते तो शायरी शुरू करेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं भैया, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, रिलीजन में भैया नहीं करेंगे हम। उससे आप बचेंगे, उससे आप सेफ जोन में रहेंगे। समझ रहा है? हम कौन से स्कॉलर है, क्या डिस्कस करेंगे, हमें अपना पता नहीं है। समझ रहे हैं आप? ओके, यहां तक याद रखिएगा। तो बहरहाल ये सब चीजें आपने नोट करी है, ये मैंने आपको अभी तक 9 इसके अलग अलग रूल सिखाए और समझाए। अब मैं इसका आखिरी रूल 10वां आपको सिखाऊंगा। अच्छा जी, यहां पर आपके अंदर अब दिमाग के अंदर एक सवाल उठेगा, सर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं 10th रूल जो बिलीव करते हैं इन द गॉड एंड गॉडेसेस, तो वहां चूंकि वो होली पर्सनैलिटीज है, होली पर्सनैलिटी जो भी होगा आपने द लगाना है। क्या लगाना है? अच्छा, याद रखिएगा, होली रिलीजियस पर्सनैलिटीज। ये हम आपको तहजीब के साथ साथ ग्रामर सिखा रहे हैं कि भैया अपनी सोचों को साफ रखना है, मोहब्बतों का दर्स आम करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? और जब आप कुर्सी बैठेंगे तो लोगों में फर्क नहीं करना, याद रखना हमें पढ़ाने वाले कौन थे। होली रिलीजियस पर्सनैलिटीज को याद रखना है। देखिए इसमें प्रॉफिट्स आते हैं, द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जिन्होंने रब की तरफ से पैगाम लाया और पूरी सोसाइटी को बताया अच्छा ये है और बुरा ये है। समझ रहे हैं आप? दोज आर द मैसेंजर्स ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, रब की तरफ से जो प्रॉफिट्स आए। समझ रहे हैं ना? ओके, जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल समझाता हूं ताकि आपको मॉरल एटिकेट्स भी मिल जाए। बहुत जरूरत है बेटा मॉरल चीजें सीखने की। आजकल जो हमारी बच्चियों के साथ होता है, मैं अक्सर बोलता हूं, ये किस वजह से? क्योंकि हम डंगर के डंगर ही रह गए। हम पढ़े लिखे हुए नहीं कभी, हमने किताबें बहुत पढ़ी लेकिन हमारी आंखों में हया नहीं आई। हाँ, ये जो नॉलेज हम पढ़ रहे हैं, अगर इससे हमें बड़े और छोटे में, माँ बहन बच्ची में फर्क नजर नहीं आया, फिर क्या फायदा? बोलो क्या फायदा पढ़ने का? इससे अच्छा तो वो खच्चर है जिसके ऊपर किताबें ला दो। तो इसका मतलब है हम पढ़ते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, इंसान बनने के लिए नहीं। अब मैं बता दूं, देखिए प्रॉफिट्स किस तरह से पैगाम लाते थे। आपने सुना होगा
पहले बच्चियों के साथ बड़ा जुल्म होता था पुराने जमाने में। जो बड़े बड़े जाहिल लोग थे, एरोगेंट्स थे, इग्नोरेंट लोग थे, बच्चियों के साथ इतना जुल्म होता था। आफ्टर द मैरिज, आपको पता वो जो प्रथा चल रही थी सती वाला, अगर किसी का शौहर मर गया उसको भी जला देते थे। ये देखो किस तरह से ये इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी। अब ये तो बाय नेचर है ना, किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्ची का क्या कसूर है बेचारी का। अच्छा, किसी का हस्बैंड डेथ हुआ, अब नई शादी किसी की होने वाली है, लोग ये सोचते हैं इसका तो परसों ही डेथ हुआ है, अगर हमारी शादी में आ गई तो हमारा मर जाएगा। वेरी बैड। डोंट बी सुपरस्टिशियस इन लाइफ। इसको इंग्लिश में कहते हैं बैड ओमन। बैड ओमन का मतलब उर्दू होता है बदशगुनी, किसी को मनहूस समझना, ये बुरी बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी इनमें पढ़ता ही नहीं, इन जमेलों में, ये तो बाय नेचर है ना, उसके साथ नहीं, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, तो इससे सोच नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल, तो अरब का जो एरिया था बिफोर द अराइवल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब में जो अरब के उस टाइम के जो जाहिल लोग थे, वो जिंदा बच्चियों को दफन करते थे। बिफोर द ऑनसेट ऑफ इस्लाम, इस्लाम से पहले वो बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन करते थे। इसलिए उनको शर्म आती थी, अगर हम कर शादी करेंगे बच्ची की तो कल को कोई कहेगा कि आप हमारे ससुर है, आप हमारे साले हैं, तो ये इस चीज को वो अपने लिए क्या बेइज्जती समझते थे, वो बच्चियों को जिंदा कब्र में डालते थे। तो जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए रब का पैगाम लेके, ये प्रॉफिट बता रहा हूं मैं, प्रॉफिट मैसेज क्या लेकर आए कि बच्चियों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। जो बाप एक बेटी को पालेगा, अच्छे से केयर देगा, बच्ची जवान होगी फिर उसकी शादी करेगा, बोझ नहीं समझेगा बेटी को अच्छी एजुकेशन देगा, बच्ची की पसंद पूछ कर बच्ची की शादी करवाएगा, जिसने इस तरह से बच्चों की परवरिश करी हो, कल आफ्टर द डे ऑफ जजमेंट वो फादर और हम इस तरह जन्नत में होंगे। जब होली प्रॉफिट ने ये रब की तरफ से कमांडमेंट लोगों को सुनाया, अब लोगों के दिल बदलना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई। अब जो सोसाइटी बच्चियों को जिंदा कब्र में डालती थी, दफन करती थी, बाप बच्ची की चीखें भी सुनकर बेहस बनता था कि बाबा मुझे मत कब्र में डाल दो। अब सारी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई। दिस वाज द मैसेज, समझ रहे हैं। और मैं ये लोगों को ऑन कैमरा बता रहा हूं, जब इंसान दुनिया से जाता है बेटा, तो जाते जाते इंसान सबसे कीमती कलाम करता है, जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं। बताओ, एक इंसान अगर लास्ट में कोई बात कहेगा उसका कितना मोल होगा। दुनिया जहान को अगर बेच दिया जाए, उन बातों का मोल, क्योंकि वो उसका आखिरी कलाम है, उसके बाद तो कलाम होगा नहीं। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं हाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूड फॉर द राइट ऑफ वुमेन। आप जब दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए, ऑन दैट टाइम आपकी मुबारक जुबान पर यही 3 अल्फाज थे, इत्तकुन निसा, ओ द पीपल, फेयर द ऑलमाइटी अल्लाह विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। आखिर में आपने सिर्फ यही 3 जुमले फरमाए, 3 बार दोहराया था, लोगों डरो रब से, औरतों के साथ जुल्म नहीं करना। लोगों डरो रब से, औरत के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करना। लोगों डरो रब से, औरत के साथ जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करना। These were the last words of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam before the apparent demise. यहां से अंदाजा लगाओ कितना हमें सिखाया गया कि औरत जात का एहतराम कितना है। समझ रहे हैं आप? इसलिए हमें अपनी सोचों को साफ रखना चाहिए। ये नहीं सोचना कि ये मेरी बहन है तो मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगा, नहीं। जो भी एक औरत है, बी द प्रोटेक्टर ना, आप समझ रहे हैं? तो तब जाके आप सही भाई कहलाएंगे, अपनी बहन के भी। तो ये जो प्रॉफिट्स है, यहां इसके अलावा दूसरे रिलीजन्स में गॉड है और गॉडेसेस है, बात समझ रही? क्योंकि ये सभी होली पर्सनैलिटीज माने जाते हैं। बोलो ना जी, आप दा लगाएंगे गॉड के साथ भी। जब जी सुमाल आएगा, बात याद रखना, ग्रामर ऐसी बेमिसाल पढ़ा रहा हूं, तहजीब भी सिखा रहा हूं और ग्रामर भी सिखा रहा हूं, समाज में मोहब्बत फैलाने का दर्ज भी सिखा रहा हूं, सभी रिलीजन्स का अदब भी सिखाता हूं कि गॉड जो जी वाला आएगा सुमाल तो लगाएंगे द, गॉडेस आएगा जी सुमाल तो लगाएंगे द।
प्रॉफिट आएगा तो लगाएंगे द, समझ में आ रही है? लेकिन अगर कैपिटल जी आएगा तब द नहीं लगाएंगे। ये ग्रामर आपने याद रखनी है। बेमिसाल ग्रामर पढ़ाई आपको। ये मेरे बच्चों, मैंने आपको सिर्फ आर्टिकल द के ऊपर 10 बेमिसाल रूल सिखाए हैं तहजीब के साथ, कि आप याद रखेंगे। ये ग्रामर अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दिल में उतरती चली गई है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या है। तो बहरहाल यहां तक हमारे 10 रूल मुकम्मल हो गए हैं। हाँ तो बच्चों लोगों, अब हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल द। हमने समझाया आपको बेहिसाब तरीके से। अच्छा जरा एक बात करते, दुनिया में जुबानें हैं ना, ये 11th रूल है इसका। मैंने 30 रूल लिखे हैं इसके, 30। आपको मैं बस एक आइडिया दे रहा हूं कि ग्रामर किसे कहते हैं। 11th रूल, दुनिया में आपने जुबानें तो सुनी है ना, जुबान इट इज लैंग्वेज। दुनिया में इस वक्त जो ऑफिशियली तौर पे रिकॉर्डेड जुबानें हैं वो है 7000। कितनी है? 7000 दुनिया में जुबानें हैं जो रिकॉर्डेड है, ऑफिशियल है। इन 7000 जुबानों में यहां पर भी हमारे पास बहुत सारी आबादी है। आप लोगों की भी अपनी अपनी अलग अलग जुबान है। ठीक है, अब जब एक बात सुनो मेरी बात, हम जब लैंग्वेज की बात करेंगे, उर्दू हो गया, डोगरी है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, पंजाबी है, गोजरी है। भोजपुरी कौन है तुम्हारे में? यहाँ कोई हमारे पास भोजपुरी है क्या? मैं उन जबानों की बात कर रहा था जो यहाँ अवेलेबल है। क्या पता इसकी बेगम भोजपुरी हो है। ये नहीं बोलेगा। आपकी बेगम पान का क्या आती है क्या? चलो, उर्दू। अब सुनिए, मैं अगर बात करूंगा लैंग्वेज की, आई स्पीक उर्दू। जब मैं बात करूंगा जुबान की, तब जाके कोई आर्टिकल नहीं लगाऊंगा, ना ए ना एन ना दा। पढ़ाऊंगा मैं आपको 0 आर्टिकल में। यहां आएगा 0 आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। व्हेन आई टॉक अबाउट लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तब जाके कोई आर्टिकल। आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक डोगरी, आई स्पीक कश्मीरी, आई स्पीक गोजरी, आई स्पीक पहाड़ी, आई स्पीक भोजपुरी। तो ये जो है जुबान की बात करा, आर्टिकल कोई नहीं आएगा, ना ए ना एन। लेकिन अगर मैं इस जुबान को इस्तेमाल करूंगा शो करने के लिए कि बताओ बंदे का नेशन क्या है, कौम क्या है, बंदे का रीजन बताओ क्या है, लैंग्वेज एज नेशन, लैंग्वेज एज रीजन। मिसाल के तौर पर आप लिखते हो कश्मीरी, कश्मीरी जुबान भी है और जो लोग वहां रहते हैं उन्हें कश्मीरी कहते हैं। बात समझ आ रही है? पहाड़ी जुबान भी है और लोगों को भी कहते हैं। डोगरी लैंग्वेज, उसे डोगरा कहते हैं, डोगरा। यहां आपने देखा गोजरी जुबान पर गुज्जर बोलते हैं, लोगों को गोजरी थोड़ी बोलते हैं। अच्छा, मैं उन जुबानों की बात करता हूं जो साथ साथ में इलाका भी बताते हैं। बात मेरी, कश्मीरी लैंग्वेज भी है, लोग भी। पहाड़ी लद्दाखी बोली नहीं ना है, उनकी बोली होती है बाल्टी, पोरगी, योत थिक योत। आपको क्या समझ में आएगा? आप समझ में आया? हमारे यहां कुत्ता होता है और कुत्ते की फीमेल पार्टनर, क्या बोलते हैं उसको? हाँ,
लेकिन लद्दाखी में बहुत खूबसूरत जुबान लद्दाखी है, उसमें दोनों को एक ही नाम से बोलते हैं, खी। आपको नहीं आती ना, मुझे आती है, ठीक। खी और खी दोनों को सेम नाम से बोलते हैं, समझ रहे आप? हमारे यहां डिफरेंशिएशन है। अब सुनो, अगर मैं बात करूंगा हिंदी की, हिंदी जुबान भी है, और रिवर सिंध के इस साइड के वाले लोग हिंदी, रिवर सिंध के उस साइड वाले सिंधी, बोलो ना। अरे इसी बेसिस पे तो हुआ, हिंदी और दरियाई, ये तो है। सिंधी जुबान भी है, हिंदी जुबान भी है, और लोग भी है। मैं कहूंगा द हिंदी लव्स द सिंधी, द हिंदी लव्स द सिंधी, द सिंधी लव्स द हिंदी। आप यकीन मानिए, लोगों के बीच में प्यार है। अभी जो अरशद नदीम, जिसने पाकिस्तान का वो जेवलिन थ्रो वाला बंदा, यहां हमारा नीरज चोपड़ा की माँ, क्या माँ है, वहां की माँ देखो, सुभान अल्लाह। माओं के बीच मोहब्बत देखी आपने? मैं तो कहता हूं, अगर ये माएँ हुकूमत के एक बड़े पद पे होती, मैं कहता हूं नफरतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती। यहां की माँ उनके लिए दुआ कर रही, वहां की माँ इनके लिए दुआ कर रही है। कंट्री अलग अलग, रिलीजन अलग अलग, उसके बावजूद भी माँ माँ होती है। बोलो जी। ये हमें वो माएँ सिखाती है यार। देखो, बजाहिर उन माओं ने कहां तक पढ़ाई करी है, पीएचडी तो नहीं किया उन माओं ने, मगर लाखों करोड़ों पीएचडी स्कॉलर से आगे बात कर दी। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े स्कॉलर से आगे वो माएँ बच्चों की परवरिश देखना, यार क्या किया उन लोगों ने। और माएँ देखो, यहां इंटरव्यू दे रही है, वो भी मेरा बेटा है, आज वो मेडल ले गया, कल अल्लाह उसको मेडल दे दे। यहां की मां कहती है कोई बात नहीं, वो भी मेरा बच्चा है। तो ये देखो, अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेस ऑफ कंट्रीज, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंस ऑफ रिलीजन, माएँ स्वीट होती है हमेशा, समझ रहे हैं आप? तो द हिंदी लव्स द सिंधी लव्स द हिंदी। तो यहां हिंदी के साथ द क्यों लगाया? क्योंकि यहां हिंदी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं हिंदी बोलने वालों की बात कर रहा हूं। यहां मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो लोग सिंधी बोलते हैं उनकी बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो जब मैं एक लैंग्वेज को लिखूंगा टू शो समबडीज नेशनैलिटी और रीजनैलिटी, किसी का नेशन, कौम बताना हो, किसी का इलाका बताने के लिए अगर मैं जुबान का इस्तेमाल करता हूं तो आर्टिकल द लिखेंगे। समझ में आया? बेमिसाल। क्या कभी पढ़ी थी ऐसी ग्रामर? नहीं, ईमानदारी से यार, नहीं पढ़ी थी ना। यही तो यूनिकनेस है जॉब्स एकेडमी की। अभी तक मैंने आपको 11 रूल पढ़ाए थे, अब 12वां रूल आएगा आर्टिकल द के ऊपर। बस नहीं हमारे पास है, हमारे पास गाड़ी है। सुनिए, अच्छा मैं अगर बस करूंगा, एग्जाम वाला बस नहीं करेगा ना जी, वो तो सवाल कहीं से पूछेगा। अब सुनो, 12वां रूल आएगा। हमारे पास एडजेक्टिव एक टर्म है, मैंने कल समझाया डिटेल से। एडजेक्टिव बहुत सारे तरह के होते हैं। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये क्या चीज है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी नाउन की क्वांटिटी या नंबरिंग बताने के लिए हम इस्तेमाल करते नहीं, बल्कि लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। आई हैव 2 पेन्स, आई हैव एन 1 पेन। ये अगर मैं लिखूंगा ये गलत होगा, पता क्यों? एन लगाया, इसका मतलब ही एक ही है। एन 1 पेन क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरफ्लूअस, फालतू। जब मैं लिखूंगा आई हैव ए पेन, इसका मतलब ही एक है। मैं लिखूंगा अंग्रेजी की ओर, आई हैव एन 1 पेन, मसाला और डालना। अब सुनिए आगे से, आई हैव 2 पेन्स, ये जो मैंने लगाया ना 2 पेन, 1 2 3 4 5, व्हाट इज दिस? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है बेटा? क्योंकि इसकी वजह से मुझे नाउन की नंबरिंग और काउंटिंग और तादाद का पता चला।
सोचो और समझो। एडजेक्टिव नंबर दो तरह का होता है, एक होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरह की गिनती भी होती है, इस तरह की गिनती होती है, यू नो लाइक दैट। ये आपने बचपन पढ़ा होगा, माँ ने याद करवाया होगा, मम्मा ने थोड़ा बेटा ओए नी 1 TW 2 3, है ना? इस तरह घर में माँ ही याद करवाती थी। और उसके बाद फिर उन्होंने याद करवाया था हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना? बचपन में माँ, फर्स्ट स्कूल तो माँ का ही है। इसलिए बोल रहा हूँ आप अच्छा पढ़िए और कल को हमारी जो जनरेशन है वो अच्छी होंगी। वरना अगर आपके बच्चे आपकी रील्स देखेंगे, बोलेंगे बाप तो है ही 2 नंबरी, तो मैं तो 4 नंबर का बन जाऊंगा। समझ रहे आप? तो ऐसे मत कीजिए, ताकि कल बच्चे आपका नाम लेने में शर्म महसूस करेंगे। यही बाप था क्या? यही माँ थी? क्योंकि हमारी एक सोसाइटी में एक पहचान होनी चाहिए। बच्चा कल फख्र से बोलेगा क्या बात करते हो, मेरे बाप ने 10 किताबें लिखी, तुमने क्या लिखा है? मेरा बाप जबरदस्त लाखों को पढ़ाने वाला आदमी है, तुमने क्या किया? ऐसे काम करो कि बच्चा फख्र से कहेगा कि मेरा बाप है, वरना शर्म के बारे में डूब मर जाएगा, कहते हैं बाप नहीं है। समझ रहे आप? समझ रहे? इसलिए मत बनाओ ऐसी रीले कि हम सबका मकसद क्या है, ये नहीं। अगर आपने ये चीन टपाक किया तो बच्चा क्या करेगा, सोचो। समझ रहे हैं आप? मतलब आप सोचते क्यों नहीं, आगे के लिए सोचते क्यों नहीं आप? सही बोल रहा हूं मैं शुभम जी? क्या मतलब बच्चा अभी हम करेंगे चीन टपाक टमटम, बच्चा तो हमारे ऊपर चीन टपाक टमटम करेगा। इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट? ये आपके पास बनेंगे क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब सुनो, हंसते हंसते मुस्कुराते जोक के साथ। ये जो गिनती है ना, इसे हम कहते हैं कार्डिनल्स। क्या बोलते हैं इनको? इसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। क्या बोलते हैं? याद रखोगे, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इस वाली गिनती को बोलते हैं ग्रामर में कार्डिनल्स। क्या बोलते हैं? इस वाली गिनती को बोलते हैं ऑर्डिनल्स। क्या बोलते हैं? कार्डिनल्स। और ये जो, अच्छा ये कैसे याद रखेंगे सर कार्डिनल ऑर्डिनल? भैया यहाँ 1 है तो यहाँ ओ मत देना इसका नाम, ये 1 है ना, तो ऑर्डिनल मत कहना, उल्टा कह देना, याद रहेगा। और 1 है ना तो ऑर्डिनल मत कहना, कार्डिनल कह देना। अब ग्रामर क्या कहती है? कहती है, सुनो नस्सों की जान, कहती है ग्रामर कि सर ये जो ऑर्डिनल है इसके साथ लगाओ द, इसके साथ द नहीं लगाना। आई एम द 1 नहीं होता है, आई एम द 2 नहीं होता है। वेलकम टू WWE, आई एम द 1 मैन। अरे ऐसे क्या होता है, आई एम द 1 में कैसे आया? समझ आ रहा है? द 1 नहीं आएगा, द 2 नहीं आएगा, द 3 नहीं आएगा। लेकिन ये कहेंगे रेसलिंग के शो में आया हम जी, वेलकम टू WWE, द फर्स्ट मैन who landed on the moon. समझ आ रहा? द फर्स्ट, द थर्ड, द सेकेंड है, इनके साथ आता है हमेशा आर्टिकल द। क्या आता है? He is the first man whom I met. She is the first girl whom I fall in love. है ना? कितने लोग खुश हो रहे हैं? अरे क्या लव में रखा है, पढ़ाई में करो लव, पैसा जेब में है ही नहीं। हाँ, नौकरी इंपॉर्टेंट है ना अस्सू की जान। He is the first man. समझ रहे हैं बेटा? जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, बहुत सारे राजे महाराजों ने इन्वेजन्स किए थे ना, तो आप पढ़ते ही इज द फर्स्ट रूलर हु इन्वेडेड, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट भी देखो ना, हम बोलते हैं ना द लास्ट एम्पर, द लास्ट मुगल एम्पर बोलते हैं ना, द लास्ट, द फर्स्ट,
इस तरीके से आपने ये नोट करा। मैं आर्टिकल द को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से कोशिश करी आपके दिल तक पहुंचने की, और आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट से जो आपने पढ़े हुए थे उनमें कितनी गलतियां थी उनको दूर करने में काफी हमने सफलता हासिल करी है। तो मिलते हैं कल नई एक एनर्जी के साथ, नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह, यही जगह इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुदा हाफिज।